हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो वैश्वीकरण है उसका क्वेश्चन नंबर 8 आज सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहले तो हमें प्रश्न को समझना है। हमारा आधा काम वहीं समाप्त हो जाता है जब हम प्रश्न को समझ लेते हैं कि पूछा क्या गया है। तो पूछा है कि वैश्वीकरण के दौर में, यानी वैश्वीकरण जो है वैश्वीकरण के संदर्भ में और विकासशील देशों की ये भूमिका, उसका भी आलोचनात्मक पक्ष पूछ रहे हैं कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की भूमिका में बदलाव आया है। तो वो बदलाव हालांकि सकारात्मक भी है, लेकिन उन्होंने चूंकि आलोचनात्मक पूछा है तो हमें इसका आलोचनात्मक पक्ष, क्योंकि हर चीज के अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव होते हैं, तो यहाँ हमें इसकी आलोचनात्मक पक्ष लिखना है। ठीक, तो प्रश्न को 3 टुकड़ों में बांटेंगे। एक तो वैश्वीकरण के संदर्भ में, दूसरा विकासशील देशों की बात हुई है, पूरे विश्व की बात नहीं हुई है, और वहां राज्य की भूमिका और उसका भी आलोचनात्मक, यानी 4 भागों में हमने 4 टुकड़ों में इस प्रश्न को बांटा। तो पहले तो हमें वैश्वीकरण के बारे में बस बात करनी होगी अपनी, दूसरी विकासशील देशों के बारे में बात करनी होगी, फिर राज्य की भूमिका, वो भी आलोचनात्मक। इन 4 तरफ से जब आप देखेंगे तो हमने जो वैश्वीकरण पढ़ा उसके जो पक्ष हमने देखे, तो जो निष्कर्ष हम जब देते हैं तो उसका एज इट इज देते हैं, है ना, कि भाई ये है, इसका अच्छे पक्ष भी है और इसके नकारात्मक पक्ष भी है, नुकसान भी होता है। तो आइए उस संदर्भ में हम चलते हैं कि वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्य की भूमिका में क्या परिवर्तन आया। तो हम यहाँ लिखेंगे वैश्वीकरण के कारण वैश्वीकरण के कारण जो है विकासशील देशों में राज्य की भूमिका में आवश्यक परिवर्तन आए हैं। ठीक है, तो परिवर्तन क्या आए हैं हम देखें। पहले एक राज्य अपने आप में इंडिविजुअल होता था, संप्रभु होता था, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता था, आज भी है, लेकिन वैश्वीकरण ने उसको इस तरह से प्रभावित किया है कि वैश्वीकरण में चूंकि संपूर्ण विश्व एक ग्राम है, तो ऐसे में कोई भी देश ऐसे इंडिविजुअल नहीं रह सकता है। वो एक दूसरे के ऊपर कहते हैं अंतर संबंध बने हुए हैं और डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। कहीं से किसी को हथियारों की आपूर्ति चाहिए, तो कहीं से किसी को अनाज चाहिए, कहीं से प्रौद्योगिकी चाहिए, कहीं से पूंजी चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि अपना विकास करने के लिए इंडिविजुअल एक राज्य सक्षम नहीं होता है, कहीं ना कहीं से। अब अमेरिका तो इतना सक्षम स्टेट है, राज्य है, कंट्री है, उसके बाद भी कितने सारे भारतीय जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी संचार व्यवस्था, उनकी तकनीकी को, प्रौद्योगिकी को पूरा संभाले हैं, IT सेक्टर को। अगर वो वापस आ जाए अप्रवासी भारतीय तो उनकी सारी व्यवस्थाएं धराशायी हो जाएंगी। तो केवल यही नहीं है कि कुछ छोटे देश हैं जिनकी सक्षम नहीं है वही दूसरों पर डिपेंड है, सभी उसमें तो सभी वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व एक ग्राम में बटा है। कहीं से पूंजी आती है, कहीं से लोग आते हैं, कहीं से तकनीकी आती है और कहीं वो प्रोडक्ट बनता है, कहीं सेल होता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर है। जितने भी छोटे छोटे देश हैं वहां बड़े बड़े देशों का वो मार्केट है बहुत बड़ा, जैसे कि चाइना है। चाइना कितना माल भारत में आता है, हर दूसरी चीज चाइनीज होती है। तो चाइना चाहकर भी हमारे से संबंध खराब नहीं कर सकता, जैसे कि अभी हुआ था। तो जब आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया तो उसको अपनी सेनाएं पीछे खींचनी पड़ी, क्योंकि इसका बहुत नुकसान हुआ था। तो कहने का अर्थ यही है, सबसे पहले हम जो लिखेंगे आवश्यक परिवर्तन हुए, वो क्या क्या हुए और क्या है। तो हम कहेंगे कि आज कोई भी विकासशील देश, विकासशील क्या, संपूर्ण विश्व की भी बात करें, पर चूंकि हमें यहाँ विकासशील की बात करनी है तो हम लिखेंगे कि आज कोई भी विकासशील देश
देश आत्मनिर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो आत्मनिर्भर नहीं है। वर्तमान में इन देशों को विदेश नीति एवं आर्थिक नीति बनाते समय अन्य देशों से संबंधों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, इनको ये ध्यान रखना होता है कि जिससे अन्य देशों से इनके संबंध खराब नहीं हो, है ना। पूंजी निवेश के लिए विकासशील राष्ट्रों ने अपने बाजार खोल दिए हैं। ठीक है, इनके मार्केट जो है सभी के लिए अब खुल गए हैं। और नीतियां बनाते समय या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों नीतियां बनाते समय यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रभाव में रहते हैं, है ना। जैसे विश्व बैंक है ना, मुद्रा कोष आदि। यानी ये जो बनाते हैं अपनी नीतियां, उस नीतियों को बनाते समय इनको ध्यान रखना पड़ता है कि जो नीतियां बना रहे हैं उनसे विश्व बैंक जो है वो नाराज ना हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसको हम खुश रखें, क्योंकि ये लोग बहुत सारा कर्जा देते हैं इन राष्ट्रों को विकास करने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये चाहकर भी इन संस्थानों को नाराज नहीं कर सकते। या जो अन्य देश हैं जहां से पूंजी आ रही है, इन्होंने मार्केट खोल दिया है कि वो आओ और निवेश करो। हालांकि स्थानीय स्तर पर इसके दुष्प्रभाव भी हैं कि अगर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आकर काम करती हैं तो छोटे जो स्थानीय रोजगार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो उनकी प्रतिस्पर्धा में बहुत पीछे छूट जाते हैं। आज अब बात करें तो कोई भी छोटा सा खिलौना भी है तो मार्केट में वो बना हुआ कंपनी में किसी चाइनीज कंपनी का वो 10 रुपए का आता है या 50 रुपए का आता है। वहीं जो हमारे हस्तशिल्प है वो उनकी बनाई हुई, हाथ से बनाए हुए खिलौने लकड़ी के हैं या अन्य उसके हैं, तो वो महंगे होते हैं क्योंकि वो हाथ से बहुत मेहनत के साथ बनाए जाते हैं, समय भी लगता है। तो लोग कंपैरिजन वो चीजों के खरीदने के वो वाली चीजें हालांकि टिकाऊ ये होती हैं, लेकिन लोग इनिशियल देखते हैं कि कम पैसे में क्या आ रहा है, बहुत अच्छा। तो जो परंपरागत जो व्यवसाय हैं, जो उद्योग हैं, वो नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो उनके सामने टिक नहीं पाते। तो ये नुकसान भी है, लेकिन फिर भी चूंकि उनको विदेशों से पैसा चाहिए विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं जिनमें वो पैसा लगा होता है, तो वो चाह कर भी अपनी नीतियां ऐसी ही बनाते हैं। वो नहीं बना सकते अपने हिसाब से, वो ऐसी बनाते हैं जिससे वो सब देश खुश रहें या अन्य जो संस्थान है बड़े बड़े मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे, वो उनसे खुश रहें। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि राज्य जो नीतियां बनाते हैं, जैसे चाहे वो निजीकरण हो, जैसे होता है ना बहुत सारी चीजों का निजीकरण,
अभी चल रहा है, और जैसे कृषि का अभी बिल आया है तो उसमें क्यों विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर वो पास हो गया तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वही अनाज खरीदेंगी ठेके पर। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके बारे में आप मीडिया में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए कि निजीकरण, कर्मचारियों की निजीकरण कर्मचारियों की छटनी, है ना। और इसके अलावा कर्मचारी छटनी, सरकारी अनुदानों में कमी, और तथा कृषि संबंधी नीतियों पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है। तो ये जो नीतियां बनती हैं, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन को लेकर, या कर्मचारी निकालने हो, मशीनों का प्रयोग हो, ये सारी चीजें हमें लगता है कि एक देश में हो रही, पर सिर्फ ये उसके कारण नहीं होती, बल्कि जैसे बहुत सारी बहुराष्ट्रीय निगम कोई है और वो किसी संस्थान को खरीद रहे हैं, जैसे कोई घाटे में जा रहा है और वो कह रहा है हम ले लेंगे, तो सरकार चाहती है कि घाटे में जा रहा है ये जो संस्था है वो हम निजी हाथों में सौंप दें। तो उनका कहना होता है कि हम बेहतर तरीके से काम करेंगे और उसको लाभ के स्थान पर ले आएंगे और सरकार को भी इससे पैसा मिलेगा, तो वो सहमत हो जाते हैं। इसके अलग अलग फायदे नुकसान हैं, आपको भी पता है, अभी और समझेंगे जब आप बड़े होंगे तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण ये संभव होता है। और आज जो जितनी स्वतंत्र रूप से नीतियां बनाने में, डिसीजन लेने में पहले जो राज्यों की भूमिका थी उसमें अब परिवर्तन आया है। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करते हैं। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलेंगे नए के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आएंगे और आशा करती हूँ कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगा ये। नमस्ते।